लेकिन जो पाकिस्तान के वजूद को मानने से इनकारी है, उससे क्या बात करेंगे? बलूचिस्तान की यूथ, उसको किस तरह हम लोग ना कौमी धारे में एंटर करें। बलोच की अकॉर्डिंग टू द बलोच रवायात जो है, जो हम जितना बलोचियों को जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, आई हैव नेवर सीन कि वो अपनी औरतों को यूज़ करें। इसके अलावा मिसिंग पर्सन वो हैं जो कि दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए मिसिंग हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ योर होस्ट अली अफरीदी। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, और इसी टॉपिक पे हम लोगों ने अपने गेस्ट को मदऊ किया है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के फाउंडर, टीम लीड अनस कमाल। कैसे हैं अनस? थैंक यू सो मच अली, वेलकम। शुक्रिया आपने टाइम हमें दिया। बलूचिस्तान, देखिए, बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अगर आबादी के लिहाज से देखें तो वो चौथे नंबर पे आता है। और जिस तरह की मैं हमेशा कहता हूँ, अपने ट्विटर स्पेसेस में भी कहता रहता हूँ कि जहाँ पे वसाइल होते हैं वहाँ पे मसाइल भी होते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं अपनी कि जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके ऑडियंस के सवाल हो, उनको ऑनेस्टी के साथ आंसर कर सकूँ। ठीक, थैंक यू। अच्छा अनस, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन जहाँ हम लोग ज़्यादातर फोकस हम लोग ये करेंगे, और मैं चाहता भी हूँ कि हम लोग अपने पॉडकास्ट की शुरुआत उससे करें। बलूचिस्तान की यूथ, उसको किस तरह हम लोग ना कौमी धारे में एंटर करें, कैसे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्टेट को एडवाइस कर सकते हैं, कैसे बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम उनको वहाँ की जो यंग लैड है उसको कैसे हम गाइडेंस के पाथ पे गामजन कर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, बेसिकली जो रियासत है वो तो अपना काम सर अंजाम दे रही है। अब वो सही दे रही है, उसमें लैग्स हैं, लैब्स हैं, ये एक टोटल एक और टॉपिक है डिस्कशन करने के। लेकिन एज अ नॉर्मल सिविलियन, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तूल अर्ज से लोगों को बलूचिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। टूरिज्म जो है बलूचिस्तान में वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर बलूचिस्तान हम ट्रैवल करेंगे तो हमें बलूचिस्तान की एक तो ज्योग्राफी समझ आएगी, उनके लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, उनका कल्चर समझ आएगा, उनके ट्रेडिशन समझ आएंगे। इसके अलावा जो बलूचिस्तान से लोग पंजाब में या सिंध में या पख्तूनख्वा में ट्रैवल करते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। आवाम अपने लेवल के ऊपर ये कर सकती है कि जब मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पे बलोच यूथ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे बलोची स्टूडेंट्स का कोटा था। तो मेरे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो थे मेरे साथ जो पढ़ते रहे वो बलोची थे, और मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और इनफैक्ट आज तक एग्जिस्ट करते हैं वो ताल्लुकात। तो मैं समझता हूँ कि कौमी धारे में शामिल करने के लिए उनको ओनरशिप देना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप होती है तो आप ऑटोमेटिकली उस कौमी धारे में या उस पर्टिकुलर स्ट्रगल में आप शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, कैसे पहले ओनरशिप नहीं दी जा रही थी? हम कमी बेशी कहाँ आ रही थी? कमी बेशी कहाँ आ रही थी? देखिए, दो We तीन will be चीज़ें। very open to this. हाँ, देखिए, कमी कमी बेशी मैं नहीं समझता। बेसिकली प्रॉब्लम मैंने इस तरह पहले भी स्टार्ट में बताया था कि रकबा ज़्यादा है और आबादी कम है। तो जो रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं वो आबादी के हिसाब से होते हैं, रकबे के हिसाब से नहीं होते। बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये आसान काम इसलिए नहीं है बिकॉज जो टेरेन है बलूचिस्तान की वो बहुत डिफरेंट है बाकी पाकिस्तान से। पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, रेगिस्तान भी हैं। टेरेन जो है बलूचिस्तान की बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बलूचिस्तान में टाइमली नहीं हो सकी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो तरक्की का धारा कह लें, आप तरक्की का जो पहिया है जो पूरे मुल्क में चल रहा था, पंजाब में, सिंध में या केपी के अंदर, बलूचिस्तान उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सका। तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि वहां पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके और बलूचिस्तान को इंटीग्रेट किया जा सके बाकी पाकिस्तान के तमाम सूबों के साथ। अगर आप अभी भी देखें तो ज्यादातर अगर आप कभी कराची ट्रैवल करें तो आपको वहां पे बलोच बहुत ज्यादा नजर आते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जो बलूचिस्तान से रोड निकलता है वो सीधा कराची इजीली आता है, ना कि वो लाहौर या पिंडी या पेशावर जा सके। तो जो एरिया या जो अब ज्योग्राफिकल रियलिटी है रीजन की, वो आप रोड कनेक्टिविटी के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। इसका आप यहां से भी पता लगा लें कि पूरे बलूचिस्तान में एक एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल है, क्वेटा का। इसके अलावा दूसरा एयरपोर्ट आपके सामने है जो बना है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद आगे चल के हम बात करेंगे। तो कनेक्टिविटी जो है ना, मेरा ख्याल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की यूथ को जो है वो कौमी धारे के साथ इंटीग्रेट किया जाए। ऑब्वियसली एजुकेशन भी एक पार्ट प्ले करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Which should be done as soon as possible. Obviously. As soon as possible. Obviously. 70+ years हो गए हैं and still they feel like they are neglected.
और वो एहसास कमतरी का एक शिकार हो गए हैं, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो उसको सही करना और उसको ये एहसास कमतरी को ख़त्म करना एक वक्त की अब ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपने एक लफ्ज़ और सुना होगा, बहुत बहुत दफ़ा सुना होगा, सी पैक, वन बेल्ट रोड। इससे बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, एंड स्पेशली द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, हाउ विल इट बेनिफिट देम? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपैक को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइनीज़ जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक मॉडल है, वो कनेक्टिविटी पे बेस करता है कि रीजन्स को कनेक्ट किया जा सके, ट्रेड बढ़ाई जा सके। ठीक है, मेरा अपना मास्टर्स का थीसिस जो है वो सीपैक के ऊपर है। तो सीपैक जो है वो आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, कि फ्लैगशिप है बीआरए का या ओबीओआर का। अब बीआरए कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और उसका दूसरा नाम जो है वो बेसिकली ओबीओआर है, जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड। ठीक है। अब ये फ्लैगशिप इसलिए है बिकॉज ये ग्वादर की पोर्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है। और ग्वादर की पोर्ट जो है वो दुनिया की डीपेस्ट पोर्ट है। अब जब पोर्ट डीप होती है तो जितने मर्जी बड़े शिप हो वो पोर्ट में आके इजीली बर्थ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जहां पे सी रूट से कनेक्टिविटी होती है वो तो फिर सारे लोग हर बात समझते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सी पैक को देखें और बलूचिस्तान के अंदर देखें तो मैं कुछ 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा। अब ग्वादर का एयरपोर्ट बना है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ग्वादर का जो एयरपोर्ट बना है उसमें जो लेबर यूज हुई है, उसमें जो इंजीनियर्स यूज हुए हैं, उसके अंदर जो, क्योंकि जब एक कोई चीज कंस्ट्रक्ट होती है तो अराउंड 30 to 40 इंडस्ट्रीज उसके साथ लिंक्ड होती है। एयरपोर्ट बना होगा, उसके लिए कोई सीमेंट आया होगा, उसके लिए कोई बजरी आई होगी, उसके लिए कोई ईंटें आई होंगी, उसके लिए कोई मार्बल आया होगा, उसको लाने वाले कोई लोग होंगे, लगाने वाले लोग होंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हुई है सी पैक के अंदर। आप देखिए तो इस बात में कितनी सच्चाई है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बलूचिस्तान इज डेफिनेट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि जहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वसाइल होते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने उनको एक्सप्लोर करना है, आपने उनको दरियाफ्त करना है। आप उनको बगैर एक्सप्लोर किए आप उन पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो जो सी पैक के अंडर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई, उससे रोजगार क्रिएट हुआ, डेफिनेट रोजगार क्रिएट होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझना जा सके कि कैसा रोजगार क्रिएट होगा। इसके अलावा जो परमानेंट जॉब्स क्रिएट हुई, ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कोई लोग तो काम करेंगे। अब आप सिर्फ जीडीए को देख लें, जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या जो ग्वादर का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ग्वादर के अंदर, उससे कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। आप ग्वादर की जमीन के रेट देखें कितने ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ग्वादर पोर्ट सिटी डेवलप हो रही है। ग्वादर विल बी योर फ्यूचर दुबई। जो काम दुबई में इस वक्त होता है कि तमाम जहाज दुनिया में जहां भी ट्रैवल करते हैं वो दुबई पोर्ट पर रुकते हैं, वो फ्यूचर में ग्वादर में होने वाला है। तो जहां पे सी मूवमेंट होगी, ट्रेड होगी, सी रूट्स कनेक्ट कर सकेंगे, तो वहां पे डेवलपमेंट इट्स कंपलसरी। तो आप ग्वादर की जमीन का रेट देखें कहां तक जा चुका है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको ग्वादर की दी है। पूरे बलूचिस्तान को सी पैक जो है उसमें कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप ML1 प्रोजेक्ट देख लें, जिसके अंदर खुजराब से ग्वादर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला किया गया है। उससे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जो मैं पहले बात करता, जितनी कनेक्टिविटी होगी उतना बिजनेस बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है फार्म टू मार्केट का। ठीक है, कि जो किसान कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ खाने की प्रोडक्ट हो सकती है, कोई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज हो सकती है, उसको मार्केट तक लेके आना। अब बलूचिस्तान में जो चीज भी प्रोड्यूस हो रही है वो रोड कनेक्टिविटी के बगैर तो नहीं पहुंच सकती ना मार्केट तक। ठीक है, तो जो रोड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सी पैक के अंडर हुई है। तो डेफिनेटली उससे फायदा होगा। एजुकेशन की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपस बनाए हैं बलूचिस्तान में सी पैक की वजह से, बिकॉज सबको पता है कि अब सी पैक, आप सिर्फ ये देख लें कि नमल यूनिवर्सिटी के अंदर कितने लोग हैं जो बलूची जबान सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान में जाके आके नौकरियां करनी है। ठीक है, तो वहां के लोकल से कनेक्ट होना चाहिए। कितने चाइनीज इस बलूची जबान सीखी है। तो ये बेसिकली एक, आप समझ लें कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान स्पेशली बलूचिस्तान के लिए, कि इसको एनकैश किया जाए। इससे बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की। वो आपसे टोटली एग्री करता हूँ। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपॉर्चुनिटीज़, ग्वादर, वन बेल्ट रोड, डिस्टर्बेंस कहाँ पे है? क्यों बलोच जो है, आज का बलोच जो है, ये कहता है कि मैं इग्नोर्ड हूँ। जो हमारे बलोच नाराज़, स्पेशली नाराज़ बलोच भाई हैं, जो लोगों ने इस नाराज़गी के आड़ में बंदूकें उठा ली हैं, मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो जो बंदूकें की आड़ में जो उठाई है और जो डिस्टर्बेंस की हुई है वहाँ पे, इससे पहले इतना टाइम हमें लग चुका है और अभी तक वो तरक्की के उस राह पे उस तरह गामजन नहीं हो सका। उसकी वजूहत क्या है, क्यों हम इंस्टिगेट इस तरह कर लेते हैं, और वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? स्पेशली आई वुड ओपनली से दैट के फॉरेन स्टेट एलिमेंट्स, स्पेशली इंडियन बैक जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनको कैसे टैकल किया जाए? व्हाट शुड स्टेट डू व्हेन इट्स पीपल? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक डिटेल जवाब दूंगा और सेगमेंट वाइज डिवाइड करूंगा। एक तो नेचुरली वो तबका है जो ये फील करता है कि वो पीछे रह गया है दुनिया से या बाकी पाकिस्तान से, ठीक है? पीछे खुद रहे कि नहीं रहा? उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली ना। ठीक है। देखें, एक बच्चा पैदा होता है, उसको अच्छी तालीम मिले, ठीक है। ये उसका हक है, ये रियासत का फर्ज है कि उसको अच्छी तालीम दे सके, उसको रोजगार दे सके, उसको एक काबिल शहरी बनाना माँ बाप तो करते ही हैं, लेकिन रियासत पे भी फर्ज है। तो एक तो वो तबका है जो कि मैं समझता हूं कि जेन्युइनली ग्रीवेंसेस हैं उनके, कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकी जो बाकी पाकिस्तान के शहरियों को मिली हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि बट है, ठीक है, कि बहुत से ऐसे लोग जो कि नाराज बलोच होने की आड़ में रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं। नेचुरल जेन्युइन ग्रीवेंसेस होना और उनको एड्रेस करना, दैट इज टोटली अनदर पार्ट। बट रियासत के खिलाफ असला उठाना, रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान करना या अपने ही लोगों को दहशतगर्दी में शहीद करना, फौजियों को शहीद करना, कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं बलूचिस्तान में। BLA को देख लें, ब्रास को देख लें, BLF को देख लें, UBA को देख लें, ये सब क्या कर रहे हैं? ये को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं? ये तो उल्टा आप आए दिन खबर सुनते हैं, यूफोन का टावर उड़ा दिया, टेनोर का टावर उड़ा दिया, फलां सोलर पैनल के ऊपर अटैक कर दिया, फलां पानी पीने के प्लांट पर अटैक कर दिया। तो क्या ये बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब भारतीय फंडेड एजेंट्स हैं। ये नाराज बलोच नहीं है, ये टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है, ये एक आलमी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ कि बलूचिस्तान स्टेबलाइज ना हो। आए दिन धमाके जो बलूचिस्तान में हम सुनते रहते होते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात, उसमें कौन लोग मर रहे हैं? पाकिस्तानी मर रहे हैं, इन पर्टिकुलर बलोच मर रहे हैं। तो क्या ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, जो नेचुरल ग्रीवियंस है उनको एड्रेस करने की जरूरत है, जो मैंने पहले भी सारी बात की है। अब आ जाए उन लोगों की तरफ जो कि इन नाराज बलोच जो कि बेसिकली दहशतगर्द हो चुके हुए हैं, जिनका मैंने भी जिक्र किया दूसरे पार्ट सेगमेंट के अंदर, उनके पॉलिटिकल सपोर्टर हैं। आप BYC को देख लें, आप BS आजाद को देख लें, जितने भी धमाके रिसेंटली बलूचिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं, आप गवादर में अटैक्स देख लें, आप मस्तूंग में अटैक देख लें, आप केच में अटैक देख लें, आप कहीं भी कोयटा में देख लें, हाई कैजुअलिटीज हुई हैं। जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स उनमें यूज हुए हैं, वो किसी ना किसी लाइफ के फेस के अंदर या तो BSO के मेंबर थे, BS आजाद की बात कर रहा हूँ, या तो वो BYC के मेंबर थे, वेल एजुकेटेड एज वेल। वेल एजुकेटेड वैसे। दिस इज वेरी अलार्मिंग। देखें, मैंने पहले ये बात की है कि जो ये नाराज बलोच होने की आड़ में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम भी हैं और बेनिफिशियरी बाय द फॉरेन बैक्ड इंटेलिजेंसीज भी हैं। भारत का खुफिया हाथ बलूचिस्तान के अंदर, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसको देखिए, जो भी नहीं है वो ओपनली अपने सारे फोरम्स पे कहते हैं, वीडियोस मौजूद हैं बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कितनी दफा ये बात की है, ठीक है। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये कोई भी ये समझता है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कोई इस तबके से आए हैं कि जहां पे इनको वसाइल नहीं मिलते, तो ये बिल्कुल गलत है। आप कोई भी बलूचिस्तान में रिसेंट अटैक देख लें जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स यूज हुए हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। वो कर क्यों रहे हैं? उनको मिसगाइड किया गया, उनको मिसगाइड किया गया है भारतीय पैसे के ऊपर। उनको सुहाने ख्वाब दिखा के कि आप पता नहीं कौन से बलूचिस्तान की आवाम के कोई हकूक की जंग लड़ रहे हैं और उनको सुसाइड बॉम्बर बना। And the worst part is कि बलोच की अकॉर्डिंग टू द बलोच रवायात जो हैं, जो हम जितना बलोचियों को जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं माशाल्लाह से, आई हैव नेवर सीन कि वो अपनी औरतों को यूज़ करें। वो अपने मतलब भाई, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैं भी देख रहा हूँ। पाकिस्तान बलोच रवायात तो है ही हैं, पख्तून रिवायात भी ये नहीं है, पंजाबी उनके भी ये रिवायत है, सिंधियों की भी नहीं है कि अपनी खवातीन को एज सुसाइड बॉम्बर यूज किया जा सके। ये तो उसमें तो हमें साफ फॉरेन बैक्ड एलिमेंट्स नजर आते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। बलूचिस्तान की स्टेबिलिटी का मतलब है, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का मतलब है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की डेवलपमेंट।
इसको कौन रोकना चाहेगा? कोई पाकिस्तानी तो नहीं रोकेगा ऑब्वियसली। भारत वो हमारे मुल्क में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ना सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनसे बात, वो नाराज बलोची हमारे नहीं है, उनसे बात हो सकती है? अकॉर्डिंग व्हाट डू यू से उनसे बात हो सकती है? देखिए, जो भी रियासत के कानून आइन को मानता है और पाकिस्तान की एंटिटी को मानता है, ठीक है, उससे बात होनी चाहिए, उससे बात बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के वजूद को मानने से इनकारी है, उससे क्या बात करेंगे? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदा आपको मुल्क तस्लीम ही नहीं करता और आप उससे ख्वाहिश रखते हैं कि मैं इससे बात करूंगा। लेकिन यहां पे मैं एम्फेसिस दूंगा, जिन लोगों के जेन्युइन ग्रीवियंसेस उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मिसिंग पर्सन, ये तो मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक जो जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत कैश कर रहा होता है, और स्पेशली ऑल ओवर पाकिस्तान एक ये इशू बना के पेश किया था, स्पेशली बलूचिस्तान में। इसके पीछे हकीकत क्या है? चूँकि जो इंसानी हकूक़ के जो कहते हैं सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यस सो कॉल्ड जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इस आड़ में आर दे नॉट फैसिलिटेटिंग देम? और फिर बाद में पता लगता है कि भाई यार ये तो टेररिस्ट थे जो बाद में किसी ऑपरेशन में मारे गए, एंड दे आर क्लेमिंग कि भाई हमारे साथ तो ये ज़्यादती हुई है। उनके बारे में आपका क्या एक ओपिनियन है, क्या है, ताकि हमारे थोड़ा जो देखने वाले उनको थोड़ी बहुत ये क्लैरिटी आए कि ये मिसिंग पर्सन का आखिर चक्कर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है? आया सब लोग जो उठाए जाते हैं वो बाकी टेररिस्ट होते हैं? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसिंग पर्सन होता क्या है? मिसिंग पर्सन वो पर्सन है जो कि बकौल कुछ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको रियासत ने उठा लिया, ठीक है, ये वाकयात पूरे मुल्क में नहीं होते, ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ उस जगह पे ही स्पेसिफाइड हो रहे हैं जहां पे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ मौजूद है? एक बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मिसिंग पर्सन से केसेस को डिटेल में स्टडी करें और आप उनके बंदे जब वो मिल जाते हैं मिसिंग पर्सन्स, वो मिलते कहाँ से? आईबीओ में मारे गए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर। जोब में आप देखा है अभी रिसेंटली, जोब में कैच के अंदर कलभूषण वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, जो पूरा नेटवर्क एक पकड़ा गया। बिल्कुल, हमने कलभूषण पकड़ा, वो भी मिसिंग पर्सन ही था इंडियन नेवी में। एग्जैक्टली बल्कि इंडियन नेवी को तो आज तक हमने नहीं मिला। उनके लिए जरा एहसान कर दिया ना कि भाई आपका एक जो है लापता एक कमांडर आपका लापता हो गया है, जिस तरह का अभिनंदन लापता हो गया था। तो अब इसमें देखें, बहुत से मिसिंग पर्सन्स तो रियासत ने रिकवर करके लवाहिकीन तक पहुंचाए, जो कि किसी भी एक्स वाई रीजन की वजह से जो थे वो मिसिंग हुए हुए थे, वो रियासत की कस्टडी में भी थे। क्योंकि आपको बलूचिस्तान में ये भी पता होगा कि सरदारों की इंटरनल फाइट्स भी बहुत ज्यादा हैं। सरदार से भी उनके आपस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो सरदारों ने अपने अपने मिलिशियाज भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो किसी सरदार ने किसी कबीले का बंदा उठा लिया, किसी सरदार ने किसी कबीले का बंदा उठा लिया, तो वो भी मिसिंग में आ जाते हैं, वो भी रियासत की गोद में। तो रियासत ने वो तो रिकवर करके दे दी है। इसके अलावा मिसिंग पर्सन वो हैं जो कि दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए मिसिंग हो गए, वो खुद साख्ता मिसिंग पर्सन है। मुझे आई एम डैम श्योर कि उनकी फैमिलीज को भी पता होगा। जिसका फर्ज करे कि मैं आपके पास आज पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, ठीक है, रास्ते में मैं गायब हो जाऊं तो मैं मिसिंग हो गया। हाँ ना, फिर आपकी वो ठीक है जो है मैं कॉल करके फिर बता देंगे। और आप जब मेरी तस्वीर लेके चौक पे बैठ जाए किसी एक्स वाई जी मारंग शारंग के साथ कि जी ये बंदा मिसिंग हो गया, इसको भी तलाश करें। लेकिन मुझे तलाश नहीं करेंगे क्योंकि मेरे नाम के आखिर में बलोच नहीं आता ना, बिकूंगा नहीं ना। मेरा नाम मार्केट में बिकेगा नहीं। तो मिसिंग पर्सन्स जो हैं वो एक टाइप मैंने आपको बता दी, दूसरी टाइप मैंने बता दी जो ज्यादातर टेररिस्ट हैं या आईबीओ से मारे गए हैं, या सुसाइड बॉम्बिंग। कितने मिसिंग पर्सन जो ये बीवाईसी या बीएसओ क्लेम करी थी कि मिसिंग पर्सन है, वो सुसाइड बॉम्बर्स की सूरत में हमें मल्टीपल जगहों से बरामद हुए, ठीक है। तो ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन के केसेस है उसको एड्रेस करना चाहिए, और उसको एड्रेस करने के लिए बहुत से फोरम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा जो है वो एक सेटअप बना हुआ है मिसिंग पर्सन्स की, जहाँ पे आप रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर मल्टीपल इदारों को हुकूमत के कहता है कि इन मसलों को रिकवर करें, उनमें एक टाइम लाइन दी जाती है, वो बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इसमें बहुत से और भी एलिमेंट्स हैं जो हम इंशाल्लाह किसी और टाइम में डिस्कस जरूर करेंगे। मिसिंग पर्सन सिर्फ बलूचिस्तान में मिसिंग नहीं होते, और जगह भी जो है मिसिंग पर्सन ट्रैवल करके चले जाते हैं। तो आपको पता है कि पोरस बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, तो मिसिंग पर्सन सम टाइम गलती से बॉर्डर क्रॉस करके कहीं चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां से वापस नहीं आते, ठीक है। जैसे अल्लाह नजर बलोच साहब है,
जी। ठीक है, वो ऐसे मिसिंग हुए कि मिले ही नहीं उसके बाद, ठीक है, लेकिन उनके इंटरव्यूज बराबर नहीं जाते रहे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन इसको एड्रेस जहां तक जेन्युइन केसेस है उनको एड्रेस करना चाहिए, और जहां पे जेन्युइन केसेस नहीं है वहां पे रियासत को माँ का नहीं बाप का किरदार अदा करना चाहिए। हम कहते हैं रियासत होगी माँ जैसी, बिल्कुल ठीक है, रियासत को माँ जैसा होना चाहिए, लेकिन रियासत को बाप जैसा भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ-साथ मुझे ये भी बताएँ कि देखें जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ दी जा रही है, हमने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया भी कि हमने उनको एजुकेट करना है। उस हवाले से स्टेट क्या कर रही है, हम क्या गाइडलाइन उनको पिच कर सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को? क्योंकि मैंने जो फ़ील किया है कि जितने भी कोटा सिस्टम होते हैं हमारे बलूचिस्तान के लिए, वो आपको पता है किस तरह उसको मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह वो बाँटी जाती हैं। तो इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या किरदार रोल प्ले कर सकते हैं? इन्हीं बलूच के जो हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उनको हम किस तरीके से उस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं ताकि वो फ़ायदा उठा सकें, ताकि थोड़े से प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएँ। दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन उनको हमने प्रॉपर तरीके से उनको एक गाइडेंस देनी है। उस हवाले से एक प्राइवेट सेक्टर जो है, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से, उसमें उनको क्या करना चाहिए? किस तरीके से उनके लिए पैटर्न एक सेट करना चाहिए कि ये लोग भी आएँ और इनसे चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ? क्योंकि वो जो कोटा सिस्टम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इट्स वेरी लिमिटेड और वो देखिए, गवर्नमेंट का कोटा जो है ना वैसे जी, अली, वो तो लिमिटेड ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ठीक की है, यूनिवर्सिटियाँ, सही गवर्नमेंट है। के स्कूल्स, गवर्नमेंट के हुँ, कॉलेजेस उतने बड़े नहीं हैं। हुँ, एक तो हमें ज़रूरत ये है कि बलूचिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, ठीक है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, और हो भी रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, हो रहा है। बिल्कुल। अब तुर्बत तक में यूनिवर्सिटी है, हुँ, ठीक है? लेकिन उसको भी अपलिफ्ट, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कैड कॉलेजेस बनने चाहिए बलूचिस्तान में। अब आप देखें डेरा बुगटी के अंदर जब से कैड कॉलेज बना है, तो आप डेरा बुगटी के हालात देखें, बिल्कुल ठीक हो गए। पिछले 3-4 साल में डेरा बुगटी से आपको फायरिंग की खबर भी नहीं आई होगी। हुँ, दैट्स द इम्पैक्ट, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ इकोनॉमिक और अ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। ये आप एक वहाँ की एनवायरनमेंट और एम्बियंस बनाते हैं इलाके का। अच्छा, तो ये हर एक चीज़ रियासत ने करनी है? नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर पे आ रहा हूँ, हाँ, मैं प्राइवेट सेक्टर पे आ रहा रियासत हूँ। नहीं, नहीं, सॉरी, अब हम उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये कि साथ-साथ वो लोकल जो लोग हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर देखिए, लोकल लोगों की उनकी सपोर्ट जो सपोर्ट है वो इनिशियली आपको जहाँ पे भी वो डेवलपमेंट करेंगे हुँ, वो हुँ, आपको कम होगी, ठीक है, ठीक है? बट बलूचिस्तान के अंदर लोकल लोगों की सपोर्ट तो आपको है, ठीक है। सरदारों की सपोर्ट अच्छा, लेने में मसला होता है, हाँ, ठीक है? बलूचिस्तान में आपने डेवलपमेंट का आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, वहाँ पे लोकल लोग तो लगवाना चाहते हैं, हुँ, सरदार रॉयल्टी के चक्करों के अंदर उस चीज़ को डिले करते हैं, इंटेंशनली डिले करते हैं, ठीक है? तो वो ये भी एक इश्यू है जो हाइलाइट नहीं किया जाता देखिए, वो तो और इसलिए हाइलाइट नहीं होता ना हाँ, बिकॉज़ वो तो बड़े लोगों की गेम है, हाँ, बड़े लोग अपने लेवल के ऊपर वो खेल हुँ, रहे हैं, ठीक हुँ, है? तो जो आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हुँ, थे, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट ठीक है, कॉलेजेस को, प्राइवेट स्कूल्स को भी बलोच स्टूडेंट्स के लिए कोटा क्रिएट करना चाहिए, ताकि उनकी यूथ को यहाँ पे ला के पढ़ाया जा सके। मीनवाइल हम बलूचिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने अगेन आपको बताया जो रिसोर्सेज़ की डिवीज़न होती है, अगर मैं आसान आपके ऑडियंस के लिए बताऊँ, हुँ, रिसोर्सेज़ मीन्स बाय एंड लार्ज पैसा। हुँ, जो पैसा वफाकी हुकूमत से या वफाक से बलूचिस्तान को जाता है, या वफाक से सिंध को जाता है, या वफाक से केपीके को जाता है, या वफाक से पंजाब को जाता है, या वफाक से कश्मीर को जाता है, या वफाक से गिलगित बल्तिस्तान को जाता है, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, वो रकबे की बुनियाद पे नहीं होता। ठीक है, तो चूंकि बलूचिस्तान की आबादी कम है, तो जो वफाक से पैसा जाता है अंडर एनएफसी अवार्ड ऑब्वियसली, वो पैसा कम है, उसको बढ़ाने की भी जरूरत है। क्योंकि अगेन देखें ना, अगर आपने फर्ज करें केपीके में रोड बनानी है, मर्दान से स्वाबी तक, एग्जाम्पल के तौर पे 45-50 किलोमीटर होगा एक अंदाजे के हिसाब से। लेकिन अगर आपने ज़ोब से खोस तक रोड बनानी है, या ज़ोब से आपने जाना है क्वेटा, तो आपने 700 किलोमीटर की रोड बनानी है, हाँ, इट्स वेरी ट्रू। ठीक है? क्योंकि लेंथ, हुँ, एरिया बहुत ज़्यादा है एरिया ना, बहुत ज़्यादा है। और आबादी स्कैटर्ड है बलूचिस्तान की। जिस तरह पंजाब की आबादी मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है सेंट्रल पंजाब में, केपीके की भी सेंटर ऑफ द केपीके एग्जिस्ट करती है, मेजॉरिटी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइबल बेल्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। सिंध की आबादी भी कराची, हैदराबाद, सक्कर, इस रीजन, इस बेल्ट पे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। राजस्थान में हुँ, या डेजर्ट वाली साइड पे सिंध की आबादी इतनी सिंध की आबादी नहीं है, ठीक है? बलूचिस्तान में वो स्कैटर्ड है। क्वेटा में आबादी है, प्रोजेक्ट गवादर में चल रहा है, गवादर की आबादी कितनी है? 15,000 भी नहीं होनी। 15,000 भी नहीं। इंडिजिनस आबादी गवादर की 15-20,000 होगी ज्यादा। हुँ, तो जो रिसोर्सेज की कमी है वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो मैंने आपको बताया एजुकेशन के हुँ, वाले से तो हुँ, इस तरह ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्शन के जाइंट्स जो हैं,
वो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवादर में तो Yes. बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगेन बात सारी वहाँ पे आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी आहिस्ता-आहिस्ता अपना इनपुट बलूचिस्तान में लेके जा रहा है। क्यों? अगेन सी पैक की वजह से। क्योंकि जो चाइना कनेक्टिविटी चाहता है ग्वादर पोर्ट के साथ, दैट इज फॉर ट्रेड, ठीक है। जितना सी पैक एक्सपैंड होगा, और सी पैक के एक्सपेंशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो ग्वादर का पोर्ट है दैट विल बी ए न्यू दुबई, ठीक है। जो बहुत अच्छे अच्छे जाइंट्स को जो ओवरऑल द वर्ल्ड है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये होके रहेगा और हो रहा है, हो रहा है इंशाल्लाह, इट्स नियर। वो कहते हैं ना कि हाँ, आपको अगर तकलीफ हो रही है तो हम तो कुछ नहीं कर हम तो सकते, कुछ नहीं कर सकते एग्जैक्टली, हम दुआ कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। प्रूविंग इट वक्त के साथ साथ हम उसको प्रूव भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ बलूचिस्तान में ही क्यों होती है, सिंध में क्यों नहीं होती, पंजाब में क्यों नहीं होती, व्हाई इज दैट सो? देखिए, 2-3 चीजें हैं। किसी भी चीज का ना एक सीधा हाँ और ना में जवाब नहीं होता, ठीक है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, मुझे लगता तो किसी और के साथ भी है लेकिन अब उधर नहीं जाते हाँ, हैं, उधर नहीं अब जाते, अफगानिस्तान हाँ, तक रहते हैं, ठीक है। ठीक है। उन्हें खट्टा खुल जाएगा, हाँ, एक नया बहुत ही बड़ा खट्टा खट्टा खुल जाएगा, जाएगा। ठीक है। उसके लिए कल हाँ, पॉडकास्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह। अफगानिस्तान हमेशा से डिस्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अफगानिस्तान में कभी स्टेबिलिटी आई नहीं, तो वहां से तो इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब तो स्टेट का ओपन नैरेटिव है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं, ठीक है। ओपनली आपने देखा आए दिन तश्कील, और ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है कि दहशतगर्दी हो रही है, केपीके में नहीं हो रही है, उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगता है। तो मुसीबत की जड़ जो है यहाँ पे वो अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द है। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है, जो ग्वादर का पोर्ट है, वो अगर बन जाता है तो हमारे दुश्मनों की नींदें हराम हो जाएंगी। अंडरस्टैंडेबल। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत कि वो उसको स्टेबलाइज नहीं करना चाहते। क्योंकि देखें ना कि बलूचिस्तान में अमन हो जाए, ग्वादर के अंदर ग्वादर का पोर्ट चल पड़े, तो किसको नुकसान है? क्या पाकिस्तान को नुकसान है? नहीं। अब जो ये लोग बात करते हैं कि पंजाब में या सिंध में दहशतगर्दी नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है? थोड़े धमाके हुए पंजाब के अंदर, लेकिन पंजाब का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लगता, ठीक है, सिंध का भी नहीं लगता, ठीक है। तो जो बॉर्डर लगना है, ज्योग्राफिकल रियलिटी है बलूचिस्तान और केपीके की, तो केपीके में भी धमाके होते हैं। अभी तो बहुत कम हो गए हैं। पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए उसके बाद से दहशतगर्दी की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है पाकिस्तान में, अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो। ये तो रिसेंटली फॉल ऑफ अफगानिस्तान के बाद से एक पीरियड आया जहां पे स्पाइक आप देख रहे हैं टेररिज्म के अंदर जी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो रेशो है या जो परसेंटेज है वो बहुत कम हुई है रद्दुल फसाद के बाद। और अभी भी रिसेंटली आपको पता है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि अज़्म इस्तेकाम में क्या होगा, इसमें कोई नई बात होगी, लोग फिर डिस्प्लेस होंगे। नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, बेसिकली स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर है। ये लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कि इसमें लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा या आईडीपीज बनना पड़ेगा। और ये बलूचिस्तान नहीं, केपीके में भी होगा, पंजाब में भी होगा। आप आए दिन सुनते नहीं सीडीडी पंजाब ने लाहौर में इतने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, पिंडी में इतने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, मरी में इतने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तो वो क्या है? सीडीडी क्या है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है ना पंजाब का। हाँ, पंजाब के अंदर या सिंध में कम होने की वजह मैंने आपको बताई, वो जियोग्राफिक रियलिटी है, उनके बॉर्डर नहीं लगते, ठीक है। और एक और चीज, डेवलपमेंट ज्यादा है, जो हम अर्लियर भी बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट जो है ना वहां पे वो ज्यादा है, लोगों का रुझान कमाने की तरफ, तालीम की तरफ ज्यादा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ये जरूर है। तो ये इस तरह की ये बात है, मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड आपने जितना विजिट वहाँ पे किया है, तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हो चुके हैं और इन प्रोग्रेस हैं, जो हो चुके हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है, और जो इन प्रोग्रेस है उनसे हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। देखिए, मैं शुरू करूंगा एजुकेशन सेक्टर से। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, वो ऐसा लगेगा जैसे हमको उनकी पेड प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन जी, कर जी। रहे हैं। उनके कैंपसेस खुले हैं बलूचिस्तान में, ठीक है। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि मशहूर स्कूल सिस्टम्स आपने देखे हैं पाकिस्तान में, कौन से वो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आप सिर्फ गवादर के अंदर देखें तो जो गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है या जीडीए जिसको हम बोलते हैं, गवादर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली, वहाँ पे गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, कितने ड्राई पोर्ट्स बने हैं, कितनी हाउसिंग कॉलोनीज बनी हैं,
इसके अलावा जो रोड्स का जाल बिछा है सी पैक के अंडर, वो बलूचिस्तान में बिछा है ना। बिल्कुल। खुंजराब से गवादर जो रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया गया है इस चाइना के इश्तराक से ऑब्वियसली, तो वो किधर है? बलूचिस्तान में तो है। आपने खुजराब से अगर गवादर आना है तो पूरा गवाद आपको बलूचिस्तान को डायसेक्ट करना पड़ेगा, तो आप रेलवे लाइन बिछाएंगे ना। पूरे बलूचिस्तान में रेलवे लाइन, और इनफैक्ट जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उसकी अपग्रेडेशन की गई है। हब पावर प्लांट की बात कर लें, ऑलमोस्ट हब पावर प्लांट जो है वो, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 से 12% जो पाकिस्तान की टोटल एनर्जी नीड्स हैं उसको वो प्रोड्यूस करता है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ, इसके अलावा आप देख लें कि मल्टीपल एरियाज में बलूचिस्तान के ड्राई पोर्ट्स बनाए गए हैं, क्योंकि जब गुड्स ट्रैवल करेंगी तो कहीं तो स्टोर तो होंगी ना, स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई गई। और ये मेरी बात याद रखिएगा, मैंने बड़ा इस पे मैं जनरली ट्विटर पे भी एम्फेसिस देता रहता हूँ, जो गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो रोड से ट्रैवल नहीं करना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि वो पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, या वो क्या कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरे और फिर गाड़ी में बैठ के जो है ना वो बलूचिस्तान जाए 3 दिन का सफर करके या 2 दिन का सफर करके। वो कोशिश करता है कि वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे लैंड हो, या तो कोयटा में लैंड हो। कोयटा से गवादर एक ह्यूज जर्नी है तो कोयटा भी बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन गवादर उससे बहुत दूर है। तो जो गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो आपकी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको वो लाने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करेगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान में, इसके अलावा सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं। हम उसके ऊपर लेते एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। साथ ये भी बताएं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, कहा जाता है गैस यहाँ पे है, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है, माला माल है, लेकिन इसके जो हम है वो तो बिल्कुल खाली आते हैं। तो वसाइल एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली में किसके कंट्रोल में है और उसको यूटिलाइजेशन उसकी कैसे हो रही है, और उसका बेनिफिट एक लोकल लेमैन जो एक बलोची है उसको हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उसको हम किस तरह facilitate कर सकते हैं? उसमें रिसोर्स होना और रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। अब फर्ज करें हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। अब ये माइक है, आपके सामने पड़ा है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अब अगर इसको उठा के हम कोने में रख दें तो कहें यार माइक बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है चलाने के लिए। ठीक है, ये लाइटें जो चल रही हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन बिजली नहीं है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स है बलूचिस्तान के अंदर, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको उसकी एक्सट्रैक्शन जरूरी है। अब रैकोडिक के अंदर क्या हो रहा है? गोल्ड एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो अब शुरू हुई है ना। गोल्ड के पहाड़ तो बलूचिस्तान में 1500 साल 2000 साल से होंगे, बल्कि इससे ज्यादा टाइम से होंगे। गोल्ड की जो क्वांटिटी है रैकोडिक के अंदर वो ज्यादा है, सबको पता है, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन का भी तो कोई प्रोसीजर होगा ना। अब जाके छन्नी के साथ छान के तो गोल्ड बाहर नहीं निकाल के आ सकते कि आप वहां पे उंगली डालें तो वो सोने की अंगूठी आपके हाथ में आ जाए। ये तो नहीं हो सकता। तो जो लोग ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत वसाइल हैं, एग्री करता हूं मैं। क्रोमियम के पहाड़ हैं, यूरेनियम मौजूद है वहां पे, गोल्ड मौजूद है और बहुत से मिनरल मौजूद हैं, कोयला मौजूद है बलूचिस्तान में, लेकिन उसके कोई एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर भी तो होगा ना। आप मुझे बताएं कि रैकोडिक का जो गोल्ड है, जो अभी बराक गोल्ड कंपनी है जो उसके ऊपर एक्सट्रैक्शन पे उसकी जो एक्सट्रैक्शन पे काम कर रही है, क्या पाकिस्तान में ऐसी एक भी कंपनी है जो वहां से निकाल सकी हो? नहीं। क्या कोई लोकल बलोच वहां से निकाल सकता है? महारंग निकाल सकती है, अलहमद निकाल सकता है, आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो एक प्रोसीजर है, आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एंड फॉर दैट यू नीड फॉरेन हेल्प। इन केस ऑफ चाइना, मतलब चाइना की कंपनी आपको हेल्प कर रही है, तो रिसोर्सेज होना और उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको मार्केट तक पहुंचाना। अब फर्ज करें कि रैकोडिक से सोना निकल आते हैं, मैं कहता हूँ वहां बड़ा सोना है, एक एग्जांपल के तौर पे एक ले में 1500 किलो गोल्ड पड़ा है वहां पे, उसको सर पे रख के लेके आना है, कैसे लाना है? रोड होगी तो लेके आएंगे ना। रोड ही नहीं होगी तो कैसे लेकर आएंगे? एयरपोर्ट नहीं होगा तो कैसे उठा के लेकर आएंगे? ठीक है। कोयला है, कोयला क्या बेल्चे से बाहर निकालना है आपने? कोई सिस्टम होगा, प्रोसीजर होगा, कोयले को निकालेंगे, ट्रकों में डालेंगे, रोडों पर लेकर आएंगे ना, रोड पे डाल के लेकर आएंगे ना। पंजाब की है, सिंध की है, KP की कनेक्टिविटी क्यों बेहतर है? रोड्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एक्सट्रैक्शन होगी। इस तरह तो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि मार्स के ऊपर टाइटेनियम बहुत है, या फर्ज का यूरेनियम बहुत है जी, बहुत माला माल है मार्स, बहुत, लेकिन वहां पे तो कुछ आबादी, आप भी तो आप बात करें कि आबादी गरीब है, वहां तो आबादी ही नहीं है, वहां तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है ना। क्यों नहीं है? एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ना। एक्सट्रैक्शन होगी तो उसका कोई आउटपुट निकलेगा। तो एक्सट्रैक्शन करना रिसोर्सेज की
अब ये बहुत बात होती है गैस की कि जी गैस बलूचिस्तान से आती है, मेजॉरिटी गैस बलूचिस्तान से सुई से आती है। ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी गैस सिंध से आती है। जो एक बहुत बहुत बड़ा कम लोगों को पता है, हाँ, आम नैरेटिव मेजॉरिटी यही गैस सिंध से आती स्प्रेड है, किया जा रहा है ठीक कि है। हाँ, तो ठीक है। लेकिन मैं और जो बलूचिस्तान से गैस आती है उसकी रॉयल्टी दी जाती है, हम्म, उसका जो पैसा बनता है वो दिया जाता है बलूचिस्तान को, ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज कि जो रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्स होना और उसकी एक्सट्रैक्शन के दरमियान जो प्रोसीजर है, जो गैप है, कहने को तो बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल भी बहुत है, आप निकाल लें, आए रोज कोई आप सोशल स्टेबल मीडिया चीजें में निकाल लें। अभी निकाल के देख चेक कर आए रोज कोई ना कोई न्यूज आ जाती है कि भाई यहाँ से इतना तेल निकल गया, निकल- वहां से इतना हाँ। तेल निकल गया। मैं हैरान तो यार, उस तेल को बाहर भी तो निकालना है ना। ठीक है, आपने सेस्मोग्राफी के थ्रू या जो भी टेक्नोलॉजी उसके थ्रू पैदा चेक कर लिया कि जमीन के अंदर तेल बहुत है, उसे क्या पाइप डाल के बाहर निकालना है? उसकी तो पूरा प्रोसीजर है ना, उसके लिए रिग्स लगेंगी, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनेगा, तो एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो ये इसका जवाब है। आई थिंक अगर आपके पास जरा सा भी दिमाग हो और आप महारंग के दिमाग से ना सोचें तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है। वो भी बस दुआ करते हैं वो भी कौमें, जो हमारी कौमी जो धारा है उसके अंदर नहीं, वो शामिल हो कौमी जाए। धारे में नहीं आ पाएंगे। नहीं, कोशिश फिर भी तो हम कर ही सकते नहीं, हैं। वो कौमी धारे में होता तो मैं क्यों नहीं आ हाँ, सकती है? क्यों नहीं आ क्योंकि सकती? उसको स्टेट ने पाला है, मतलब उसके तो वाले साहब दहशतगर्द थे, आपको पता ही है, बीएलए के टेररिस्ट कमांडर थे, अब्दुल गफ्फार लांगो की बेटी है ये बेसिकली, स्टेट के पैसों में पड़ी, इसने एमबीबीएस भी स्टेट के पैसों पे किया, ठीक है। और मजे की बात है कि अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और सरकार से तनख्वाह भी ले रही है और कहती है मैं पाकिस्तान की आइडेंटिटी को नहीं मानती। तो वो तो कौमी धारे में नहीं आने वाली, शायद आप आ जाए। तो ये वक्त की जरूरत है ना, ये नैरेटिव स्प्रेड करने की जरूरत है। लोगों में बहुत सारी मायूसी फैलाई हुई है बलूचिस्तान के बारे से, बीइंग अ पश्तून और फिर सबसे पहले पाकिस्तानी। मेरा दिल खून के आंसू एक रोता है कि जब मैं बलूचिस्तान में हालात खराब देखता हूँ, तो जिस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है, आई डोंट बिलीव कि यार इस तरह के हालात वहाँ पे होंगे, बिकॉज वो एक लेमैन वहाँ पे एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी चल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है, लोगों का मिलना मिलाना भी शुरू है। इन लोगों ने तो ऐसा पोर्ट्रे किया कि बस आप लोग यहाँ से चले जाएं और बस अगले दिन बलूचिस्तान का सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वैसे अली, आपको ये बात तो पता है कि सोशल मीडिया की जिंदगी और प्रैक्टिकल जिंदगी में बड़ा फर्क है। लेकिन अवाम जो है ना, मैं इनको ये भी अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, अपने दोस्तों अहबाब को उनको ये कहता हूँ, यार सोचें समझें और फिर सच जान के जिएं। अपनी कोई एनालिसिस करें, सुनी सुनाई बातों को वो स्प्रेड कर देते हैं और फिर उससे वो मजीद बदमजगियां और इसके ऊपर ना हम एक और पॉडकास्ट हाँ, करेंगे, नहीं, वो रिस्पांसिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। एग्जैक्टली एक पॉडकास्ट विल नॉट बी फेयर विद दिस टॉपिक बलूचिस्तान। वो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ मजीद उसके पार्ट 2 पार्ट 3 पे इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट ऑफ द फ्रंटियर वॉइस। और इंशाल्लाह मैं आपको मजीद तंग करता रहूँगा और मैं भी आपको तंग करता रहूँगा। नहीं जरूर मैं तो आपके ख्वाबों में आऊँगा। नहीं जरूर। और तमाम देखने वालों और सुनने वालों को शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम लोग फिर से हाजिर होंगे विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।